दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ब्रह्ममणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लाया हूं जो आप सुनेंगे तो बड़े ही प्रसन्न होंगे। बांग्लादेश के निर्माण से पहले जो हालत पूर्वी पाकिस्तान के थे और उसके साथ भारत के जो हालत थे उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि मानिक शाह, फील्ड मार्शल मानिक शाह जो उस समय सेनाध्यक्ष थे 1971 के युद्ध में, वो श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी उनके बात सुनते ही उनके ऊपर क्यों भड़क उठे। टॉपिक आज हमारा है वह क्यों गुस्सा हो गए। तो आपको बताता हूं मैं कि मार्च महीने में इंदिरा गांधी ने मानिक शाह से अकेले मुलाकात करके कहा कि आपकी सेना क्या तैयार है। मानिक शाह ने पूछा इसका मतलब, कहा कि आप सेना को लेकर के पूर्वी पाकिस्तान में घुस जाइए। मानिक शाह ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी सेना तैयार नहीं है। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि तैयारी के लिए कम से कम 6 महीने का समय लगता है और आप एकाएक आदेश देती हैं तो एकाएक सेना तैयार नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारी सेना देश के हर कोने में बटी हुई है। हिमालय की तरफ चाइना से रक्षा करने के लिए गई हुई है, उधर पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ सेना लगी हुई है, इधर श्रीलंका की तरफ लगी हुई है। तो इतनी जल्दी से सेना किसी देश में नहीं घुस सकती है, उसके लिए समय चाहिए। इंदिरा गांधी बोलती है कुछ भी हो आप कुछ करो, क्योंकि हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय के मुख्यमंत्रियों के टेलीग्राम रजिस्ट्री लेटर आए हुए हैं कि बहुत ज्यादा शरणार्थी जो है भारत में आ गए हैं। उनके खाने पीने, दवा दारू, रहने का, सोने का व्यवस्था करना हमारे लिए कठिन हो गया है। इसलिए जो है वहां पर शांति स्थापित करने के लिए सेना को भेजना जरूरी है। मानिक शाह इतना सुनते ही भड़क जाते हैं। कहते हैं जब आपने बीएसएफ और RAW रिसर्च एनालिसिस विंग, जिसको हम CBI से भी ऊपर मानते हैं, जो हमारी संस्था रॉ है, मानिक साहब ने कहा कि आपने बीएसएफ के निदेशक के रुस्तम जी, रा के निदेशक RN काव के साथ मीटिंग कर करके और जो पूर्वी पाकिस्तान में आपने बीएसएफ भेज करके उनकी मदद कर करके इनको मुक्ति वाहिनी, जो ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के जो पहले सेना थी उससे नाराज जो सैनिक थे, उन्होंने अलग से संगठन बना लिया था, आपने उनकी मदद की, तो उसका कारण तो आप है ना शरणार्थी आने का। हमसे तो आपने नहीं पूछा कि हम जो है ऐसे ऐसे जो है पूर्वी पाकिस्तान में बीएसएफ को अंदर डाल दिए हैं और उनकी आदमियों को मदद कर रही है। वहाँ की आर्मी, जब ऐसा कोई भी सिचुएशन होता है तो ऑलरेडी जो है सत्ता भंग कर दी जाती है, राष्ट्र प्रशासन लागू कर दिया जाता है, मिलिट्री शासन लागू हो जाता है और सेना को फुल पावर होता है कि वो कैसे भी विद्रोह को शांत करे। तो आपने हमसे नहीं पूछा। जब करोड़ों शरणार्थी हमारे देश के अंदर आ गए तो आप बोलती है कि सेना को भेज दीजिए। तो मैं सेना को नहीं भेज सकता, मैं वो जनरल नहीं हूं कि मैं हार स्वीकार करूं। इंदिरा गांधी तमतमा जाती हैं। मैंने इस पर एक वीडियो अभी पिछला बनाया है। 27 अप्रैल को यह जो है एकाएक कैबिनेट की मीटिंग बुलाती है। मानिक शाह भी उसमें बुलाए जाते हैं। उसमें खास लोग होते हैं, एक विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह होते हैं, कृषि मंत्री फखरुद्दीन अली अहमद होते हैं, रक्षा मंत्री जगजीवन राम होते हैं और वित्त मंत्री जसवंत राव चौहान होते हैं। इंदिरा गांधी पूरे मंत्रिमंडल के बीच में सैम से पूछती हैं कि आप तैयार हैं? तो सैम कहते हैं आप क्या चाहती है? इंदिरा गांधी कहती है कि आप सेना के साथ पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश करें। सैम कहते हैं इसका मतलब जानती है युद्ध? तो इंदिरा गांधी कहती है कोई बात नहीं, युद्ध में मंजूर है। सैम कहते हैं कि 4-5 कारण है कि मैं सेना को नहीं भेज सकता हूं, क्योंकि अप्रैल का अंतिम समय है। पहला कारण है कि खेत की कटाई हो रही है। फखरुद्दीन अली अहमद
खाद्य मंत्री होते, कृषि मंत्री होते हैं, पूरे हिंदुस्तान से अनाज आते हैं और जाते हैं। तो जब सेना कार्रवाई करेगी तो सारे जो ट्रांसपोर्ट हैं, चाहे रेलवे का हो चाहे रोड का हो, उसको हमें ऑक्युपाई अपने कब्जे में लेना पड़ेगा, अपनी सेना को भेजने के लिए। दूसरा कारण अप्रैल महीने का लास्ट है। इस समय जो हिमालय के जो दर्रे हैं, जो रास्ते हिमालय में खुले हुए हैं, जबकि जाड़ों में बर्फ से ढक जाता है, आना जाना बंद हो जाता है। यदि हम पूर्वी पाकिस्तान पर चढ़ाई करते हैं तो हो सकता है पीछे से चाइना हमको अल्टीमेटम दे दे। ये मैंने आपको बताया है। स्वर्ण सिंह कहते हैं क्या चीन हमको अल्टीमेटम देगा? मानिक साहब बहुत तगड़े जवाब देते हैं, आप विदेश मंत्री हैं, आप हमको खुद बताइए कि क्या चीन हमें देगा कि नहीं देगा। उसके बाद जो है कहते हैं हमारे पास युद्धक सिर्फ 13 टैंक हैं और इन 13 टैंकों से हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। चौथा कारण देते हैं कि हमारी फौज जो है बिना हथियार के कुछ आसाम में है, कम्युनिस्टों के अगले साल बंगाल में चुनाव होने वाला है, तो उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। हमें चारों तरफ से सेना इकट्ठा कर करके मतलब भेजने में कम से कम 1-1.5-2 महीना लग जाएगा। और 2 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद मई जून में वहां पर जो नॉर्थ ईस्ट का मौसम है वह मानसून बहुत तेजी से आता है। बंगाल, आसाम, बिहार, ये सब की जो नदियां हैं वह इतना तेजी से भर जाती हैं कि चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता है और हमारी सेना को वहां की जमीन दलदली हो जाएगी। हमारी सेना कीचड़ में दलदली में लड़ने में अभ्यस्त नहीं है। उसके बाद एयरोड्रम जो है, एयरपोर्ट जो है, वो भी पानी से भर जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी, तो एयरफोर्स भी हमारी कुछ मदद नहीं कर पाएगी। यदि सड़कों तक का ही युद्ध लड़ना है तो ठीक है, और यदि आगे अंदर घुसना है तो इस समय माहौल ठीक नहीं है। तो वित्त मंत्री वसंतराव चौहान कहते हैं कि आपके पास 13 टैंक क्यों हैं? तो सीधे कहते हैं कि इसका कारण आप हैं, क्योंकि मैं 1.5 साल से पैसा मांग रहा हूं और आप पैसे का रोना कर रहे हैं कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। उसके बाद इंदिरा गांधी बहुत गुस्से में होती है। मानिक शाह कहते हैं अपने वेलिंगटन एकेडमी में, मिलिट्री एकेडमी में, कि ऐसी आयरन लेडी को नेगेटिव सुनना पसंद नहीं था। तो वो जो है, जो कैबिनेट मीटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, खत्म करती है, बर्खास्त करती है, और मानिक शाह जब चलने लगते हैं तो उनको रोक लेती है। तो मानिक शाह से पूछती है, तो अब हम सबसे पहले चलते हैं कि मानिक शाह गुस्सा क्यों हुए। लोग सुनते ही तो मानिक शाह ने कहा कि आप बीएसएफ का इतिहास देख लीजिए, कैसे बीएसएफ घुसी है और कैसे क्या है। तो मेघालय के तुर्रा क्षेत्र में 82 बीएसएफ बटालियन के जो डिप्टी कमांडेंट थे वीरेंद्र कुमार गौर थे। 26 मार्च को उनके पास 3 जगह चौकियों से खून की घंटी बजती है, और मनकाचार पोस्ट, डालू चौकी और बागमारा पोस्ट। मनकाचार, डालू और बागमारा चौकी से फोन आता है वीरेंद्र कुमार गौर के पास, डिप्टी कमांडेंट के पास, कि हमारे बॉर्डर पर पूर्वी पाकिस्तान से बहुत संख्या में लोग आए हुए हैं और भारत में शरण मांगने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और एक चौकी के जो लोग हैं वो कहते हैं कि वहां पर पाकिस्तान आर्मी ने मारो, काटो, लूटो, बलात्कार करो, ये सब चालू कर दिया है, जिसको देख रहे हैं उसको मार दे रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है वीरेंद्र कुमार गौर के पास आई। वीरेंद्र कुमार गौर ने कहा ठीक है, मैं जो है अपने सीनियर से पूछता हूं, क्योंकि ऐसा मामला मेरे सामने नहीं आया, और ईस्ट पाकिस्तान के शरणार्थियों को भारत में घुसने दें, जगह दें, ये हमारे पावर की बस की बात नहीं है। मैं अपने अधिकारी से पूछ करके आपको बता दूंगा। इन्होंने अपने अधिकारी जो है परिमल घोष, जो डीआईजी होते हैं, उनको फोन करते हैं, मैसेज देते हैं, लेकिन वह गहरी नींद में होते हैं, रात के 2 बजे नहीं उठाते हैं। लेकिन कोई संतरी, कोई आदमी बटालियन हेडक्वार्टर में परिमल घोष को जगा देता है, और परिमल घोष सारा जो है पता करते हैं
उसके बाद से आदेश देते हैं कि इस समय रात में अपने सीमा के अंदर रख लो, भारत में उन शरणार्थियों को रख लो। और यह सब चीजें जो है यह अपने निदेशक जो महानिदेशक बीएसएफ के थे के रुस्तम जी उनको बात बताते हैं। के रुस्तम जी जो है इस बात को सुनते हैं। उसके बाद जो है बाई एयर रुस्तम जी जो है बीएसएफ के मतलब हवाई जहाज से कलकत्ता के लिए चलते हैं। उससे पहले ही के रुस्तम जी को सूचना दी जाती है कि पूर्वी पाकिस्तान के दो अवामी लीग के दो नेता ताजुद्दीन अहमद और अमीर उस्लाम बॉर्डर के किनारे पर पहुंच चुके हैं। इतना सुनते ही यह दिल्ली एयरपोर्ट से हवाई जहाज से तुरंत बीएसएफ के जहाज से चले जाते हैं कलकत्ता दमदम एयरपोर्ट पर। वहाँ जो है परिमल घोष जो डीआईजी होते हैं उनको रिसीव करते हैं। उसके बाद ले आते हैं एक जीप में। रात के 12 बज जाते उस समय पर, और एक जीप में ताजुद्दीन अहमद और अमीर उस्लाम सुरक्षा गार्ड के बीच में बैठे हुए हैं। उनको जीप से उतारते हैं, अपनी काली कार में बैठाते हैं विजिटर में, और आसाम हाउस में ले जाते हैं। वहाँ पर उनको अपना कुर्ता पैजामा देते हैं कि नहा लें धो लें। और उस समय रात के 2 बज जाते हैं, कहीं भी खाने का व्यवस्था नहीं हो सकता था, तो डीआईजी परिमल घोष जो है खुद जो है अंडे का आमलेट बनाते हैं और उनको देते हैं। सॉरी, डीआईजी परिमल घोष नहीं है, डीआईजी मजूमदार है। परिमल घोष जो है डिप्टी कमांडेंट है। सॉरी, बोलने में गड़बड़ी हो गई। तो उसके बाद इनको सुलाया जाता है। दूसरे दिन मार्केट कलकत्ता में जाते हैं, उनके लिए कपड़े खरीदते हैं, ब्रीफकेस खरीदते हैं, टॉयलेट का सामान खरीदते हैं ताजुद्दीन अहमद और अमीर उस्लाम के लिए। और 2 दिन के बाद यह दिल्ली लेकर आते हैं। दिल्ली में जो है गृह सचिव जो है के घर एक मीटिंग होती है। गृह सचिव होते हैं गोविंद नारायण के घर मीटिंग होती है। आला अधिकारी होते हैं, उसमें बीएसएफ के निदेशक के रुस्तम जी होते हैं, और रा के निदेशक जो है आर्यन काव होते हैं। बातचीत होती है कैसे क्या किया जाएगा। उसके बाद के रुस्तम जी इंदिरा गांधी जी के पास जाते हैं कि ऐसे ऐसे हालात हैं, और ये जो 2 लोग होते हैं इनको इंदिरा गांधी से ताजुद्दीन अहमद को मिलवाते हैं। 1 हफ्ता रुकते हैं, उसके बाद फिर कलकत्ता जाते हैं। उसी बीच में के रुस्तम जी हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल के मानिक शाह से कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए कुछ हथियार दीजिए, क्योंकि उससे पहले ये जो परिमल घोष होते हैं डिप्टी कमांडर, उनसे छगन चौकी इंचार्ज नूरुद्दीन बंगाली होते हैं, परिमल घोष भी बंगाली होते हैं। वो आते हैं, हमेशा आते थे, बातचीत करते थे। वो बोले कि हमारे अंदर आइए और हमारे जवानों को हिम्मत बढ़ाइए और हमारे साथ स्वतंत्रता संग्राम में आप हमारी मदद कीजिए। परिमल घोष जाते हैं, 6 जवानों से मिलते हैं, उनको जो है वहाँ की पूर्वी पाकिस्तान की मिट्टी दे करके कसम दिलाते हैं कि आज से हम पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और ये उनको बताते हैं कि कैसे आप पाकिस्तान को, पश्चिमी पाकिस्तान 25, अभी इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था दोस्तों, 25 मार्च को पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया था। बाई एयर दूसरे रास्ते से वो आए थे, और जो भी ईस्ट पाकिस्तान विरोधी था उसको पकड़ करके तुरंत शूट कर देते थे। रेडियो, न्यूज़पेपर सब बैन कर दिए थे, मिलिट्री शासन लागू कर दिए थे, और एक रात में 7 लाख आदमियों की हत्या की। तो जिन आदमियों की हत्या की है उनके परिवार दशहत में घर छोड़ करके भाग गए। मैं उनका फोटो दिखा रहा हूँ, मैं सबका फोटो दिखा रहा हूँ, उसमें लिखता जाऊंगा और आप देखते जाइए। फिर उस समय मानिक शाह ने इंदिरा गांधी के पास गए हैं, अपना इस्तीफा लेकर के, कहते इस्तीफा भिजवा दूं, या कहीं लिखा है कि इस्तीफा, कहते मेरा स्वीकार कीजिए। इंदिरा गांधी जो है इस्तीफे को दूर कर देती है और बोलती है बताइए हम क्या करें, कैसे करें, अब आप बताइए। तो मानिक शाह डरते नहीं थे, वो बोलते थे कम से कम आपको हमें 6 महीने का समय देना पड़ेगा। उसके बाद जो है हम इस समय, यदि आप कैबिनेट में बोलते हैं इस समय यदि आप सेना को मूव करती है तो 100.1% हार होगी।
और मैं हार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं ले सकता हूं, इसलिए मैं शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम हूं और आपको मैं इस्तीफा सौंप रहा हूं, क्योंकि मैं हार अपने सर पर नहीं लेना चाहता हूं। यदि आपको 100% जीत लेना है, क्योंकि मैं एक सेनापति हूं, सैनिक कमांडर हूं, यदि आपको 100% जीतना है तो आप हमको 6 महीने का मौका दीजिए। उसके बाद दोस्तों गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं। अब आर्मी भी साथ बीएसएफ के साथ जुड़ जाती है और जितने लोग नाराज होते हैं उनको हिंदुस्तान के बॉर्डर खोल दिए जाते हैं, सब लोग आने लगते हैं। और उसमें जो शेख मुजीबुर रहमान जो आवामी लीग पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, वो सरकार भी वहां चलाते हैं, उनको भी अंदर ले लिया जाता है। मेजर जियाउर रहमान जो सेना के विद्रोही होते हैं वो भी आ जाते हैं। बहुत से लोग आते हैं। हमारी आर्मी और बीएसएफ गुरिल्ला युद्ध छापामार लड़ाई मुक्त वाहिनी को ट्रेनिंग देती है, उसके बाद अंदर भेजती है। उन्होंने कई एयर पोर्ट को खराब किया। देखिए ब्रिज कैसे उड़ा दिया इन्होंने, 26 सड़कें उड़ा दी। जो पश्चिमी पाकिस्तान से जो आर्मी आई थी उसको रसद कैसे पहुंचे उसमें इन्होंने टांग अड़ा दिया। शिपयार्ड जहां पानी वाली जहाज खड़ी होती है, 2-3 जहाजें इन्होंने उड़ा दिया, क्योंकि हथियार गोला बारूद हम दे रहे थे। और काम जो है वहाँ की मुक्त वाहिनी का कोई ड्रेस नहीं था, लुंगी बनियान ऐसे करके, मतलब जो वहाँ का लोकल ड्रेस होता है बांग्लादेश का, उस ड्रेस में वह काम करती थी। राइफल चलाना, एलएमजी चलाना, एमएमजी चलाना, ये सब जो है। जब के रुस्तम जी जो इंदिरा गांधी के पास गए थे तो इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि तुम्हें जो करना है करो पर पकड़े नहीं जाना। उसके बाद की सब ये सब घटना है। उसके बाद जो है जैसे जैसे समय बीतता गया, अब जो है जो मुक्त वाहिनी थी, जब नवंबर का महीना आया तो इंदिरा गांधी ने सेनापति जनरल मौनिक साहब से पूछा, आर यू रेडी? तो ये हंसते हुए कहते हैं, आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी। इंदिरा गांधी जी को स्वीटी कहते थे क्योंकि ये भी गुजराती थे और इनके जो हस्बैंड थे इंदिरा गांधी के वो भी पारसी थे। तो पारसी होने के नाते और कुछ उम्र में ही छोटी थी, ये 1919 की में डेट ऑफ बर्थ है इंदिरा गांधी जी का, और सैम बहादुर मानिक शाह का जो है 1914 में था, तो थोड़ा उम्र में भी बड़े थे। और ये ब्रिटिश जमाने के ऑफिसर थे, अंग्रेजों ने उनको ऑफिसर बनाया था। तो ये डरते नहीं थे, अपनी अंतरात्मा के अनुसार ये काम करते थे, ये देश के लिए काम करते थे, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया था, मैंने पहले वीडियो में 2 में बताया हूं, इन्होंने एक मीटिंग में ये कहा था कि मैं सिर्फ सर देश के राष्ट्रपति को कहूंगा, बाकी किसी को नहीं कहूंगा, चाहे वो कोई भी हो, मिस्टर पीएम, मिस्टर डिफेंस मिनिस्टर, मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर, मिस्टर वित्त मंत्री, जो भी है सबके सामने मैं मिस्टर लगाऊंगा और सर केवल देश के राष्ट्रपति को कहूंगा, क्योंकि वह तीनों सेनाओं के सुप्रीम होते हैं। तो ये किसी को सर नहीं कहते थे। कुछ लोगों को एक तकलीफ हुआ कि ये क्यों नहीं ऐसे करते हैं, ये जो है इनके ऊपर ब्रिटिश हुकूमत का रंग चढ़ा हुआ है, तो अभी ये अपने भारतवासी नहीं कहते हैं। इनके ऊपर कोर्ट मार्शल का भी ब्लेम लगाया गया था, वो भी मैं बताऊंगा कि क्या केस था, क्यों उनके कोर्ट मार्शल, क्योंकि 62 की लड़ाई में थोड़ा दूर रहे। लेकिन जब कृष्ण मोहन जो ईस्टर्न कमांडर के GOCNC थे, जब हमारी सेना हारने लगी तो कृष्ण मोहन को जवाहरलाल नेहरू ने बदल करके मानिक शाह को दिया। मानिक शाह ने खूब अच्छी तैयारी की, तेजी से लड़ा, लेकिन तब तक सीज फायर हो गया। तो चाइना ने, उस पर मैंने वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं, और उस पर चाइना ने हमारे बहुत से भूभाग पर कब्जा कर लिया था। हमारे पास लड़ने के लिए कुछ था ही नहीं। तो हमारा ये जो पाकिस्तान है ना दोस्तों, ये छोटा सा बालक जैसे होता है ना, कि बड़े से मतलब जिद कर जाता है लड़ने के लिए, और बड़ा वाला 2 थप्पड़ मारता है, उधर जाकर के ऊपर थूकता है, गाली देता है, पत्थर चलाता है, छोटा सा बच्चा। तो उसी तरह से पाकिस्तान जैसे ही आजाद हुआ 1947-48 में, जो पाकिस्तान के गवर्नर जिन्ना साहब थे,
वो कश्मीर लेना चाहते थे और कबायलियों और सेना के साथ हमारे कश्मीर पर अटैक किया। उसमें हमारी सेना ने मार भगाया। उसके बाद हमारे पास 62 का युद्ध हुआ। ये 47-48 युद्ध के बाद इनके दिल में खटक रही थी कैसे तैयारी करें। अमेरिका के पैर पकड़े, वहां से इन्होंने सिवर जेट हवाई जहाज लिए, उसको पेट्रोल टैंक्स लिए, गोला बारूद लिए। और 62 की लड़ाई में हमारी जो आर्थिक, सैनिक, अस्त्र का जो नुकसान हुआ था, ये तो पूरे विश्व को पता था, इनको पता था। और 1965 में 62 का युद्ध जो है खत्म हुआ है। अब 63-64 छोड़ करके सारे सामान लेकर के कि चलो अब भारत पर अटैक कर दो और भारत को अपने में मिला लो और हम बाबर की तरह से जो है फिर भारत में राज्य करेंगे, चंगेज खां की तरह से। इनके सपने थे, पर ये भूल गए थे कि बाबर और चंगेजी जो था वह भारत हमारा टुकड़े टुकड़े में था। कर्नाटक का राजा अलग, राजस्थान में 3-4 राजा अलग, इधर दिल्ली में अलग, बंगाल में अलग, तो इनकी एक सेनाएं मिलकर नहीं। लेकिन अब भारत हमारा ये जो है ना, ये तिरंगा, इस तिरंगे के नीचे 28 राज्य है। और चाहे गोरखा हो या मद्रासी हो या पंजाबी हो, सरहद पर लड़ने वाला हर वीर था भारतवासी। लता मंगेशकर गाना गा है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। तो अब जो सरहद हमारी है वह उड़िया, बंगाली, गोरखा, मद्रासी, बिहारी, पंजाबी सबका सरहद है और सब लोग उस सरहद की रक्षा करते हैं। मानिक शाह एक ऐसे ऑफिसर थे जो, मैंने आपको बताया कि 7 गोलियां लगने के बावजूद भी डॉक्टर पूछता है कि क्या हो गया, तो ये मुस्कुराकर धीरे से कहते खच्चर ने लात मार दिया। 9 गोलियां 1942 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। फिर ये आर्मी हेडक्वार्टर में अटैच हो जाते हैं और उसके बाद रणनीति बनाने में इनको जो है लगा दिया जाता है। चाहे 62 की रणनीति हो, 47-48 का युद्ध में रणनीति बनाया, 62 में बनाया। लेकिन 62 में कृष्ण मेमन जो रक्षा मंत्री थे और कृष्ण मोहन कौल जो है ये GOC-NC 4 कोर के थे, तो इनसे जलते थे और इनके ऊपर झूठा ही जो है केस बना करके कोर्ट मार्शल की तैयारी में चल रहे थे, इसलिए युद्ध में भाग लेंगे। लेकिन जब सेना हमारी हारने लगी तो KM कौल और मेनन को जवाहरलाल नेहरू ने डिसमिस कर दिया और मानिक शाह को जो है पूर्वी कमान सौंप। तो फिर उन्होंने किया 65 की लड़ाई में, इन्होंने ऐसे प्लान बनाया कि पाकिस्तान बुरी तरह से हारा, 5000 समथिंग किलोमीटर एरिया हमने जीत लिया 65 की लड़ाई में। तो ताशकंद समझौता में हुआ, लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर बहुत दबाव बनाया गया कि वापस कर दीजिए जो जिसने जीता है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जीते जीत मैं तो वापस नहीं कर सकता हूं, कोई दूसरा ही प्रधानमंत्री यह एरिया वापस करेगा, क्योंकि इस पर हमारे हजारों सैनिकों का खून बहा हुआ है। और जनवरी में उनके हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है, दूसरे प्रधानमंत्री है, समझौता होता है और उनको जमीन दे दिया। फिर ये 5-6 साल के बाद बेवकूफ हमसे फिर 3 दिसंबर 1971 को जंग ऐलान कर देता है। और फिर जो है भारत इस बार क्या करता है, उसके 2 पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाता है और पश्चिमी पाकिस्तान के जो जहाज थे वो कंक्रीट के बनाए हुए शेल्टर होते थे, उसके अंदर छुपा दिया और कुछ ईरान में भेज दिया। ये हमेशा हमारे साथ लड़ने की कोशिश करता है बार बार, लेकिन अब वो भारत नहीं है। तो चंगेज, तो दोस्तों मानिक शाह जब ये सब चीजें इंदिरा गांधी को बनाई, युद्ध मानिक शाह ने जीत लिया। तो मानिक शाह ने कहा है कि इंदिरा गांधी एक आयरन लेडी PM थी, जो मैंने समय मांगा उन्होंने समय दिया, जो हथियार मैंने मांगा वो दिया और जो उनको चाहिए था वो मैंने उनको दिया। इंदिरा जी को जीत चाहिए था, हमने जीत दिया। और मानिक शाह अपने को जनरल कम समझते थे, एक सिपाही समझते थे। वो सैनिकों के बीच में घूमते रहते थे, गले लगाते रहते थे, हाल चाल पूछते रहते थे। वो क्योंकि जानते थे कि जो मेरी वर्दी है ना, जो स्टार लगे हैं, अशोक लगे हैं और तलवार लगे हैं, इन सैनिकों की वजह से है। 62 की लड़ाई में इन्होंने खून बहाया है, अपने घर के लोगों को खोया है। 65 की लड़ाई में खून बहाया है, 47-48 की लड़ाई में खून बहाया है और 71 की लड़ाई में भी यही खून बहाएंगे
तो हम जनरल कहलाएंगे, नहीं तो हम तो हारे हुए जनरल कहलाएंगे। यदि ये साथ नहीं देंगे तो हम क्या कर सकते हैं। जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान जीत लिया गया तो मानिक साहब को पता था कि अब लूट मार खसोट होगा, क्योंकि सैनिक जहां घुस जाएंगे वहां क्या करेंगे, बलात्कार करेंगे। तो उन्होंने सैनिकों से कहा कि जब कोई बेगम यानी मुस्लिम महिला दिखाई देती है तो अपने दोनों हाथ अपने पॉकेट में डाल लेना और मुझे याद करना। मानिक शाह ने यह भी कहा है कि जंग यदि हम जीत लेते हैं तो बहुत ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। उस जंग में हजारों लोग मारे गए हैं, उन हजारों लोगों के घरों पर मातम छाया हुआ है। किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना बाप खोया है, किसी ने अपना पति खोया है, किसी ने अपनी बहन खोई है। जीत ठीक है, खुशी की बात है, लेकिन बहुत ज्यादा खुशी नहीं मनाई जाती है कि क्यों उस जीत में बहुतों ने अपनी जानों की बाजी लगाई है। तो एक घर में हमको एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है, आईएएस की मिल जाती है, मैं पढ़ता हूं और मेरे घर में छोटा भाई मेरा गुजर जाता है, तो मुझे लड्डू नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि मेरे घर में मातम है। एक नौकरी तो मिली है, हम कलेक्टर बनने जा रहे हैं, लेकिन मातम भी है। उसी तरह से हमारे बहुत से सैनिक मारे गए हैं, उसमें मातम है, तो ज्यादा खुशी नहीं मनानी चाहिए। तो मानिक शाह फिर उसके बाद बीबी गिरी राष्ट्रपति होते हैं, युद्ध जीत लिया जाता है, इनको फील्ड मार्शल की उपाधि दी जाती है और 1973 में ये रिटायर हो जाते हैं, वेलिंगटन में जाके बस जाते हैं। और मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि जब ये मृत्यु का समय आता है तो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद 1.3 करोड़ का चेक लेकर जाते हैं और उनको देते हैं, क्योंकि फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होता है, वो हमेशा 24 घंटे मतलब वो ऑन ड्यूटी पर होता है और फील्ड मार्शल की पूरी सैलरी मिलती है और यूनिफॉर्म वो हमेशा पहनता है। लेकिन दुर्भाग्य कहें इस देश का कि मानिक शाह जब रिटायर हुए तो उनको फील्ड मार्शल की कोई सुविधा नहीं दी गई, वह एक जनरल के जो पेंशन मिलता है उसी पर रहे। और वेलिंगटन मिलिट्री हॉस्पिटल में जब इनकी मौत हो जाती है, उनसे पूछा जाता है, कई लोग पूछते हैं सर आप कैसे, हाउ आर यू, कहते आई एम ओके। वो कभी नहीं कहे कि मैं जाने वाला हूँ, निमोनिया हो गया था। उसके बाद जो है उनकी मृत्यु पर न देश के राष्ट्रपति जाते हैं, न प्राइम मिनिस्टर जाती है, न रक्षा मंत्री जाती है, न तीनों सेनाओं के चीफ ऑफ स्टाफ जाते हैं। वहीं कोई जो जवान थे उनके डेड बॉडी को कंधा देते हैं और ऊटी के ही पारसी कब्रिस्तान में अपनी पत्नी के बगल में चिर निद्रा में हमेशा हमेशा के लिए सो जाते हैं। तो इसलिए हमारे मानिक शाह नाराज हुए कि जब आपने हमसे पूछा ही नहीं, तो जब करोड़ों शरणार्थी हमारे देश में आ गए तो फिर आप हमसे पूछती हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी आर्मी क्या कर रही है। तो आर्मी एक ऐसी चीज नहीं है कि तुरंत तैयार कर दिया जाए, तो उसकी तैयारी होती है, समय होता है, मौसम होता है, ये सब देखा जाता है, तब उसके बाद युद्ध होता है। ये दो घरों का युद्ध नहीं है, दो देशों का युद्ध है। वहां पर तोप के गोले टैंक दौड़ते हैं, छोटे से राइफल और कट्टा बंदूक नहीं चलता है। और चाहे नाले हों, नदियां हों, सबको हमें पार करना पड़ता है। तो जब इंदिरा गांधी जी ने समय दिया तो हमारे मानिक शाह साहब ने इस तिरंगे की खूब बढ़िया से रक्षा की, हमारे सैनिकों ने किया। आप लोग इसको देखिए, आप लोग बहुत अच्छा हमारा सहयोग कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर रहे हैं, इसी तरह से करते रहिए। और अगला वीडियो एक युद्ध पर बनाऊंगा जो 1971 में था, लोंगेवाल का युद्ध। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।